सभी निसर्ग प्रेमियों को मेरा आदरपूर्वक नमन। सभी का इस जूम सभागृह में स्वागत है। मैं अंजना राठी थाने से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जिन जिन को निसर्ग उपचार और निसर्ग की अपूर्व अद्भुत लीला का ज्ञान है और जो इस पर विश्वास रखते हैं, वो आज का यह सेशन जरूर एंजॉय करेंगे। और डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना जैसी एक शख्सियत जब एक अपना बहुत बड़ा उपहार लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जिस तरह निसर्ग अपनी बाहें पसारे हम सबको सिर्फ देने का ही काम करता है, ऐसे ही समाज में साथियों बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रेम और करुणा रूपी झरना बहा रहे हैं, जिसमें हम सब अपने हाथ, अपने ज्ञान की गंगा को, अपने मन, अपने अनेक तकलीफों को दूर कर सकते हैं। और ऐसे कुछ लोगों में अग्रिम स्थान पर डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना विराजमान है। अत्यंत गौरवशाली व्यक्तिमत्व, सेवा, करुणा व कलात्मकता के धनी, निसर्गोपचार विश्व के पुरोधा व क्लींजिंग थेरेपीज के आभा मंडल के ध्रुव तारे, ऐसे डॉक्टर पीयूष जी सक्सेना का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। विशेष धन्यवाद देती हूँ क्लींजिंग थेरेपी और टेम्पल ऑफ हीलिंग की मुख्य वॉलंटियर फातिमा जी शेख का, जो डॉक्टर साहब का काम बहुत तेजी से पूरे देश में फैला रही हैं और इतनी नम्रता से हर पेशेंट को, और मेरे भी निसर्ग उपचार रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में जब जब मैंने चर्चा करी, बड़ी नम्रता पूर्वक पेशेंट से आप हर एक तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। ऐसी शख्सियत को भी बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा जी। आपके लिए कहना चाहूंगी कि खुदा भी अपने रहमतों की उस पर बरसात करता है, खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। आपने हमेशा इसी तरह आगे बढ़कर बहुत लोगों की तकलीफें दूर की है। खुदा आपको भी बहुत बहुत सलामती और आनंद बख्शे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपकी स्वागत में ये वीडियो हम पहले चलाएंगे, देखेंगे और फिर पूरा सत्र आपके हाथ में। क्लींजिंग थेरेपी क्या है? एक ऐसी थेरेपी जिसके द्वारा हम हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग टॉक्सिन, जो कि विविध बीमारियों का कारण होते हैं, उन्हें हम आसानी से शरीर से बाहर निकाल सकें और हमारे शरीर फिर से स्वस्थ हो सके। और इस महान थेरेपी को जन कल्याण के लिए हम सब तक पहुंचाया है हमारे अपने डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने। पॉल्यूशन, पैरासाइट्स, बिगड़ी लाइफस्टाइल, नेचर के नियमों के खिलाफ चलना, ऐसे अनेक कारण हैं जिसके चलते हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव होने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ ये जमाव इतना अधिक हो जाता है कि बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इन अंगों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। नतीजा, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है और तमाम तरह की बीमारियां शरीर में घर करने लगती हैं। अगर शरीर में बरसों के अब्यूज से जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर के अंग भी पहले की तरह काम करने लगते हैं, बीमारियों से निजात मिलती है और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के इसी प्रोसेस को क्लींजिंग थेरेपी नाम दिया गया है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने नेचुरोपैथी में अमेरिका से पीएचडी डिग्री प्राप्त की है और इसके साथ ही वो रिलायंस कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वो एक जादूगर, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, चित्रकार और कवि भी हैं। डॉक्टर साहब कई संस्थाओं से जुड़े हैं। क्लींजिंग थेरेपी से आम जनता को कैसे लाभ पहुंचा है, इसके लिए उन्होंने एनजीओ की स्थापना की, जिसे आज हम टेम्पल ऑफ हीलिंग के नाम से जानते हैं। क्लींजिंग थेरेपी की किताब क्योर योरसेल्फ, अपना इलाज अपने हाथ, इस किताब में कुल 12 ऑर्गन क्लींस थेरेपी है और हमारी साइट www.drpiyushsaxena.com पर 29 ऑर्गन क्लींस हैं। ये सेवा जनहित के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। डॉक्टर साहब ना तो कोई फीस लेते हैं और ना ही कोई दान अनुदान। लोगों से मिलने वाली दुआएं ही उनकी फीस है। डॉक्टर पीयूष और उनकी क्लींजिंग थेरेपी मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मेरी लाइफ में अगर पीयूष जी नहीं आते तो मेरी लाइफ जीरो थी, मेरा करियर जीरो होता। और ये फैक्ट है कि
आप कैसे कंसंट्रेट करोगे अपने काम पे अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है? बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी डॉक्टर साहब आपका। और मैं कहूंगी कि पिछले 5 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन आपने तो बहुत वर्षों से शरीर की आंतरिक स्वच्छता का अभियान छेड़ा है, तो आप बहुत वंदनीय हैं। और इस भीष्म पितामह जो क्लींजिंग थेरेपीज के माने जाते हैं, उनका आज इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। अंजना जी नमस्कार। नमस्ते। सभी नेतृत्व साथियों को भी प्रणाम। मेरा अपना परिचय मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस फॉर्मेट में ही आ सकता है। चर्चा शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ 100 से ऊपर लोग हैं यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा अंजना जी आइडिया दे दीजिए कि इसमें से करीब कितने लोग हैं जो लिवर क्लींस किए हुए हैं? मैंने मेरे परिवार से किया है, मेरी बेटी ने किया है, और अंदाज से 100 के अंदाज ग्रुप में से कितने? मुझे लगता है 8-1 लोग तो हैं इस ग्रुप। ओके, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ। और ये हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जी, मैं थोड़ा सा कंप्यूटर चलाने में कमजोर हूँ, मैं पहले से बता दूं। हाँ, मैं हालांकि शेयर करती हूँ सर। हाँ शेयर की अभी। हाँ फोटो दिखाई दे रही। ठीक है। हाँ। अभी तो नहीं आ रहा होगा नहीं आपके पास? नहीं, हम शेयर करते हैं सर यहाँ से। हाँ ठीक है, शेयर कर दिए तो उसी के साथ बोलता चला जाऊंगा। हाँ, ये शेयर होने लगी है डॉक्टर साहब। हाँ बस ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अपना माइक सभी लोगों से निवेदन है कि म्यूट करें। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। अभी ठीक हो गया? हाँ अभी ठीक है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ मुझे लगता है कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा अंदर। अब मैं बता दूं, थोड़ा सा क्षमा याचना, ये कंप्यूटर बड़ी मुश्किल से चलता है मुझसे। कोई भी कंप्यूटर में उतना टेक से भी नहीं हूँ। हाँ लेकिन एक बार आ जाऊंगा आपके सामने फिर सब सर, ठीक आप हो दिख जाएगा। रहे हैं मुझे, आप सिर्फ थोड़ा पीछे जाइए, बस थोड़ा सा पीछे। नहीं मैं पीछे तो चला जाऊंगा। और मैं वहां से निकल रहा हूँ, मैं मैडम वहां से निकल रहा हूँ। ओके। ठीक है। हाँ। डॉक्टर साहब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? अब देख पा रहा हूं मैं बिल्कुल। अब ठीक है हाँ, सब? परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके, शुरुआत करते हैं। ये है अपना इलाज अपने हाथ। जिन्होंने किया हुआ है इसको वो इसका आनंद जानते हैं कि किस तरह से कितनी बढ़िया चीज है ये, और इसके साथ मजा आ जाता है। हाँ मैडम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी क्या आपके पास दोनों स्लाइड आ रही है ना? मेरा चेहरा भी आ रहा है और स्लाइड भी आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ स्लाइड आप बदलती जाइए आगे।
ओके, ये जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी प्रयोग मैंने अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर किए हुए हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं इनके बारे में कि इनका जबरदस्त असर होता है। अगले, मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता हूं, मैं किसी से कोई डोनेशन भी स्वीकार नहीं करता हूं और कोई प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करता हूं। करता क्यों? बस मजा आता है और उसी मजे के लिए हम सब यहाँ पे साथ साथ हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, हमको क्यों चाहिए क्लिनिक थेरेपी, ये जरा समझने की बात है, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। इस स्लाइड को जरा सा रोकिएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। कई बार हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं, इसके पहले वाली स्लाइड में। कई बार हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं, ये जानना जरूरी है। आप सभी 120 लोग जितने भी हैं, अपने लाइफ में कभी ना कभी स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाई होगी। जब स्कूटर या मोटरसाइकिल खराब होती है, क्या करते हैं आप? क्या आप कभी कोशिश करते हैं कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास जाके अपनी गाड़ी का चेकअप कराएं और तमाम रेशियोज निकालें कि कंबशन रेशियो क्या है, धुआं कितना निकल रहा है, पिस्टन की क्या कंडीशन है, ब्रेक की क्या कंडीशन है, क्लच की क्या कंडीशन है? आप कभी भी ऐसा नहीं करते। करते क्या है? आप एक छोटा सा काम करते हैं। आप अपने घर के पास वाले रोड छाप मैकेनिक के पास जाते हैं और जिसका नेकर मोबिल से काला हो चुका होता है, बनियान भूरी हो चुकी होती है, उसको उसके सुपुर्द अपना वाहन कर देते हैं। आधे घंटे में कार्बोरेटर खोल के कचरा साफ करके दे देता है गाड़ी आपको और आपकी गाड़ी स्टार्ट फर्राटे भरते हुए चली जाती है। यही काम हमको अपनी जिंदगी में आज करना है और हमारी चर्चा का ये मुद्दा है कि हमको अपने इलाज के लिए किसी बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं। हमको क्या चाहिए? बॉडी में जो टॉक्सिन्स आ गए हैं, सिर्फ उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना है और बस। एक मिनट, बस और कुछ करना ही नहीं है। हाँ मैडम, अगली स्लाइड पे आइए, अगली स्लाइड पे। हमारे सबके पास इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा लोड हो चुका है ना, जरा सी भी तकलीफ हुई नहीं कि हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नेट से इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा टेस्ट चाहते हैं, आप रिपोर्ट्स चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी रिपोर्ट्स ब्लड की आपकी बिल्कुल वो आ जाए जो एकदम यंग पर्सन की होती है। ये मैंने अपनी जांच, मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूं, यहाँ के तकरीबन सबसे बड़े हॉस्पिटल एमजीएम हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन मैंने अपना कराया था। इसके पहले वाली स्लाइड पे दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो एक ही बेड पे लेट के सुबह 8:30 बजे मैंने 2 दिन के गैप पे कराई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में कितना फर्क आया? ये आपके सामने स्क्रीन पे है। फ्री टाइम में इसको देखिएगा आप। किडनी की साइज 9.9 से 11.1, अनबिलीवेबल। दोष डॉक्टर्स का नहीं है, मैं कभी डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करता हूं, ये उनका प्रोफेशन है। दोष हमारा है कि हम छोटी छोटी बात पे उनके पास भागे चले जाते हैं। वो भी क्या करें, उनकी अपनी सीमाएं हैं। कहने का मकसद ये है, एक में फैटी लिवर इस रिपोर्ट में दिखाया है, एक में नॉर्मल लिवर दिखाया है, बाकी भी आप फर्क देख रहे हैं इसमें। मुझे सिर्फ ये कहना है, भरोसा रिपोर्ट पर नहीं करें, भरोसा किस पे करें ये हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एक प्रश्न मैं बार बार पूछता हूं, हम होम रेमेडीज की बात करते हैं। मेरी जानकारी में लॉस एंजल्स का ये हॉस्पिटल दुनिया का सबसे महंगा अस्पताल है। एक दिन का खर्चा करीब 10 लाख 20 लाख रुपए। एक पेशेंट वहां पे एडमिटेड है, वहां के 6 लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने उनके हार्ट के सारे एग्जामिनेशन किए और सारे एग्जामिनेशन में 2D इको, स्ट्रेस, जो आप सोच सकते हैं, ब्लड टेस्ट, सब कमेटी बैठ गई और कमेटी ने एक फैसला सुना दिया कि अब इस मरीज की जिंदगी 72 घंटे से ज्यादा की नहीं है। क्या मतलब निकालेंगे आप इस बात का? कोई कहेगा
बिल लिखा लेते हैं, कोई कहेगा अस्पताल का बिल भरने की तैयारी करते हैं, कोई कहेगा रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। इसी स्लाइड के नीचे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ईसबगोल, नींबू का अचार, पुदीना हरा। ध्यान करके देखिए, इन 3 आइटम का रेफरेंस हमको कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं देते हैं, उनकी किताबों में नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, और आप इनके बारे में जानते हैं क्योंकि आपने, आपके घर में दादी नानी ने कभी ना कभी इनमें से कम एक का इस्तेमाल जरूर किया हुआ है, और करने से फायदा हुआ ना, तभी तो आपकी नॉलेज में है ये। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ क्या एक पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो सकती कि उनको उस अस्पताल से छुटकारा दिला के घर पे लाके घरेलू इलाज करके फिर से उनकी जिंदगी वापस दे दी जाए बिना दवाइयों वाली? और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है, इंट्रोडक्शन टू क्लीनिंग थेरेपी, वो जानते हैं इस बात को कि 2003-4 में जब मेरी हालत बहुत खराब थी, जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 1 हफ्ते भी जिंदा बचूंगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं गया था। कहीं से पता चला, प्रयोग किया, लिवर क्लींस किया, और करने के साथ साथ आज 16 साल बाद भी कंटिन्यूएशन में मैं बिना किसी दवाई के, और मेरे खाने पीने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह का जिंदगी में कोई बंधन ही नहीं है। मैं आप लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि अगर आपकी आदत पड़ चुकी है कि ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी ही लेनी है, आर्थराइटिस की दवाई लेनी ही लेनी है, तो कम से कम एक बार सोच के तो देखिए कि उन दवाइयों के बगैर भी जिंदगी होती है। मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि लिवर क्लींस करने से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। क्लींजिंग थेरेपी, नेचर ने जो सिद्धांत बनाए हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, थोड़ा सा उनके बारे में जान लीजिए। विंडोज 95 15 साल पहले आया था, आज उसका कोई नाम भी नहीं जानता है। मर्सिडीज का नए से नया मॉडल 5 साल में कितना पुराना हो जाता है, आप भी जानते हैं इस बात को। इंटरनेट, व्हाट्सएप कहां से कहां ग्रो करता चला जा रहा है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती है, उतना ही हम पीछे के सिद्धांतों को भूलते चले जाते हैं। प्रकृति ने कहा जंगल में रहो और कच्चा खाना खाओ। आज भी कोई जानवर खाना पका के नहीं खाता है, कोई जानवर घर में ताला लगा के नहीं रहता, कोई जानवर बैंक बैलेंस बना के नहीं रहता। अगर शिकार करके लाया है और छुपा के रखा हुआ है, ज्यादा ताकतवर आदमी जानवर आता है और उसको लेके चला जाता है। ये प्रकृति के नियम है। हम इन सब से दूर कहां आ गए हैं? बिल्डिंग, फ्लैट, ताला, चाबी, बैंक बैलेंस, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, सब कुछ, और कहीं ना कहीं हमको तनाव देते हैं। जब ये तनाव देते हैं तो आपका प्रश्न एक हो सकता है, क्या इस तनाव को छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में कैरियर, नौकरी, प्रोफेशन, परिवार, इन सब में आगे बढ़ने के लिए मैं खुद तत्पर रहता हूं, और मैं आपसे सिर्फ वही बात करूंगा जो मैं खुद अपने ऊपर अमल करता हूं। तो यकीन मानिए, इन सब के साथ भी एक तरीका है बेहतर जिंदगी जीने का, बिना दवाइयों के और खाने पीने में बिना किसी बंधन के, फुल एनर्जी लेवल पे काम करने का। हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसी तरीके के बारे में। इसके प्राइम यूजर्स 25 से 65 साल के लोग के बीच के लोग होते हैं। ये जो क्लींजिंग थेरेपी डेवलप की गई है, कहीं के कुछ नुस्खे, कहीं के कुछ नुस्खे, कुछ दादी माँ के, कुछ नानी माँ के, कुछ इस कंट्री से, कुछ उस कंट्री से मिला जुला के, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करके, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं सब मैंने अपने ऊपर प्रयोग किए हैं। गायनेक क्लींस मेरे कुछ बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स के ऊपर प्रयोग किए गए हैं, और सब सक्सेसफुल हैं, और सब किस तरह से जिंदगी बदल देते हैं ये आपको राठी मैडम ने बताया, और उनके बताने और प्रेरणा की वश ही आप यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। कभी डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट पे देखिए,
हिरन किस तरीके से भागता है, दिल में हसरत होती है, क्या हम कभी ऐसे भाग सकते हैं? लेकिन वो कच्चा खाना खाता है। जंगल में शेर जब गाय के झुंड का पीछा करता है तो वो बूढ़ी गाय को नहीं पकड़ पाता है, वो चोट खाई हुई गाय को पकड़ता है, क्योंकि वहां ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं होते हैं। प्रकृति की व्यवस्था है कि अगर चोट लग गई है, हड्डी टूट गई है, तो उसको जाना चाहिए। गलत क्या है? हमने अपने ऊपर बुढ़ापे को ओढ़ लिया है। शर्म तो पता नहीं कैसे आती है। 90 साल वाला 80 साल वाले से कहता है तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं। 80 वाला 70 वाले से कहता है, 70 वाला 60 वाले से, यहां तक तो कोई बात नहीं, जब 30 साल वाला लड़का 20 साल वाले से कहता है तू जवान है, तू क्या जाने 30 साल की उम्र पे बुढ़ापा कैसे आता है। समझ में नहीं आता। शर्म अपने ऊपर आनी चाहिए या उसके ऊपर आनी चाहिए। लेकिन भाग्यवश जो लोग लिवर क्लींस कर लेते हैं वो जिंदगी में हायर एनर्जी लेवल पे ऑपरेट करते हैं और उनको पता चल जाता है कि उम्र कैलेंडर के हिसाब से नहीं आती है, क्लींजिंग के हिसाब से आती है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम, आगे चलते हैं। ये मैं आपको किताबें दिखा रहा हूं। हाँ, ये अवार्ड्स बता दूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। शुरुआत इसकी 2004 में की थी। 2 गूगल एड ग्रांट मुझे मिला हुआ था, जिसमें गूगल ने $10,000 पर मंथ हमारी साइट को एड ग्रांट दिया था, जिसकी वजह से हमारी साइट बहुत ज्यादा लंबे समय तक नंबर 1 पे रही और वहीं के चलते हमारे बहुत लोगों से मुलाकात होती रही। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से स्लाइड नंबर 1 पे रही, हमारे वीडियो नंबर 1 पे रहे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस पे शोध कार्य कर रही है। इसके आगे हम बताते हैं कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, वो भी, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च या कम्युनिकेशन है, वो भी इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्लीनिंग थेरेपी क्या है, क्यों ना इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। और आगे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और आगे ये जियो टॉक मैंने दिया था, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टॉक है 27 जून 2019 को। अब ये आता है, एक चीज और दिखा दूं आपको। हाँ, इसी पे आगे चलते हैं। ये मेरी पहली किताब थी, खाली शक्ल देखने के लिए बता रहा हूं, एवरीथिंग मैन नो अबाउट वुमेन। ये मेरी क्योर योरसेल्फ दूसरी किताब थी, अभी भी है मतलब। फिर मैंने ट्रांसजेंडर हिजड़ों के ऊपर एक किताब लिखी, किन्नरों के ऊपर। ये सब मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये मेरी किताब है क्लींजिंग थेरेपी, ये मेरी किताब है क्लींजिंग थेरेपी अंग्रेजी में, और ये मेरी किताब है क्लींजिंग थेरेपी हिंदी में। सॉरी, अब हम आगे चलते हैं। क्लींजिंग की किसको जरूरत है? मैंने तो कहा कि टेस्ट मत कराइए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक सवाल अपने आप से पूछ लीजिए कि आपका एनर्जी लेवल क्या अब उतना ही है जितना 5 साल पहले था? अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल उतना ही है तो इस चर्चा की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि एनर्जी लेवल में कमी आई है तो आइए बात आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बीमारियां आती क्यों हैं? एक लाइन में मैंने बता दिया। पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रीज, कारें, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, धुआं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, तमाम तरह के तनाव। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कारण पे कम निवारण पे ज्यादा बात करेंगे। इन सब की वजह से बीमारियां आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा पहला क्लेम, मेरे 3 क्लेम है, इनको मैं बार बार दोहराऊंगा। पहला मेरा क्लेम है कि 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती हैं घर बैठे, बहुत कम खर्च में। उन 90% प्रॉब्लम्स में ये लंबी लिस्ट है जो क्योर हो जाती हैं। इसके लिए मैंने 28 क्लीन डेवलप किए, इनकी आगे चर्चा करेंगे हम। आगे बढ़े मैडम। और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिनमें कम असर आता है, उनके भी नाम मैं दे रहा हूं। ये सब ठीक होने वाली हैं। ये मेरा पहला क्लेम है। आगे चलें। ये सब ठीक होने वाली हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं क्योर की बात करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते हैं फर्क, क्योर और रिलीफ में क्या फर्क है। मैंने जितनी एलोपैथी की किताबें पढ़ी हैं
उनमें रिलीफ वर्ड का इस्तेमाल होता है और मैं क्योर की बात करता हूं। क्योर का मतलब ये होता है कि एक समय के बाद, कितना भी क्यों ना हो, नॉर्मली मेरे लिए 1 हफ्ता ज्वाइंट पेन के केस में 1.5 महीना इस तरह से टाइम लगता है, तो काफी कम पीरियड में क्योर हो जाते हैं। और क्योर का मतलब ये होता है कि अब बीमारी वापस नहीं आएगी, कम से कम काफी लंबे समय तक। जिनमें असर कम होता है वो है कैंसर है, HIV एड्स है, पार्किंसंस डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, पैरालिसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की। आगे चलते हैं। हमारी कोर स्ट्रेंथ है कि हम जो सामान यूज करते हैं वो आपके घर के आसपास मिल जाता है और उसकी कॉस्ट काफी कम है। और किसी भी परेशानी की अवस्था में अगर आपको नहीं मिल रहा है या क्वालिटी के बारे में कुछ पूछना है तो फातिमा मैडम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या हमको मेल भेज सकते हैं। ये काफी कम खर्चे वाले इलाज हैं। अभी आप देखेंगे इसमें पैसा काफी कम लगता है। आगे चलें और आगे चलें। जगह जगह से ढूंढे हुए ये नुस्खे, मैंने बुक में लिखा हुआ है कि ये नुस्खे और ये थेरेपी मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने इसको अपना लिया, चाहे वो फातिमा जी हो चाहे अंजना जी हो। क्लींसेस मैंने 12 क्लींस किताब में दिए हुए हैं। मैं एक बार नाम आपको पढ़ के सुनाई देता हूं। किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस, पैरासाइट क्लींस, लिवर क्लींस, जॉइंट क्लींस, कोलोन क्लींस, माउथ क्लींस, ओवरियन PCOS क्लींस, यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस, फेलोपियन ट्यूब क्लींस, वजाइना क्लींस और कंसीव नेचुरली की हम और बात करते हैं। इन 12 के अलावा 16 और हैं। इन 12 में से 7 के ऊपर वीडियो हैं जो मैंने सामने दिखाए हुए हैं। इसके अलावा 16 क्लींस और हैं जो वेबसाइट पे हैं, जो किताब में नहीं है। मैडम आगे चलिए। हाँ, ये इस तरह से कुल 28 क्लींस है और बाकी भी प्रोसेस में है। फॉर एग्जांपल स्प्लीन क्लींस वगैरह, ये हमारी नीचे वेबसाइट दी हुई है और हमारा मेल एड्रेस भी आपको लास्ट में मिलेगा। आगे चलते हैं मैडम। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम आ रहे हैं मुद्दे की बात पे। शरीर के इस अंग को आप पहचानते हैं, गुर्दा, किडनी। एक बार मेरे कहने से मान लीजिए कि कुक्ड फूड और पोल्यूशन, इनके चलते हमारे गुर्दे ने काम करना कम कर दिया है। जब गुर्दा काम करना कम करेगा तब क्या होगा, ये हम आगे चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है? हम डायरेक्ट रिप्लाई नहीं ले रहे हैं इस वक्त क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में बोलना चाहते हैं। हम फिर एक बार आपसे पूछते हैं जिससे एक बार जहां भी बैठे हुए हैं आप सोचने लगे कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है। किडनी हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है। हम उसमें से 7-8 की गणना आपके सामने करने जा रहे हैं। आप तो एक छोटा सा उदाहरण आपको मालूम है कि किडनी शरीर से जहर निकालती है, खून से जहर साफ करते हैं जो यूरिन के सहारे निकल जाता है। देखिए ये सारे कारण भी, फंक्शन भी किडनी के हैं और ये मैंने नहीं बताए हुए हैं। ये तमाम सालों की मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च के बाद आया है। एक्टिवेशन और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन ये किडनी का काम है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ये किडनी का काम है। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ये किडनी का काम है। एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हार्मोन का, RBC बनाना, ये सब काम हमारी किडनी के हैं। मैं वापस एक बार आपसे पूछता हूं, कुक्ड फूड और पोल्यूशन के चलते क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी किडनी अब पहले से कम काम करती है? और अगर ये किडनी पहले से 20%, 25% कम काम कर रही है तो क्या होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। आगे चलें मैडम। सिम्टम्स ऑफ ए वीक किडनी, जब किडनी कमजोर हो जाएगी, पीठ का दर्द, यूरिन में ब्लड आना, फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ना इसका, ब्लड प्रेशर, किडनी यूरेटर एरिया में पेन होना, ये आप सब सामने देख रहे हैं। यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होना, बेड वेटिंग, आंखों के नीचे की झाइयां होना,
आंखों के नीचे की झाइयां शहनाज हर्बल के लिए अच्छी हो सकती है और मेकअप के लिए आपके जेब से पैसे निकालने के लिए। मेरा तो कहना है कि सिर्फ किडनी क्लींस कीजिए और देखिए किस तरह से झाइयां निकल जाती है, और ये सफाई आपके अंदर से होगी, क्योंकि किडनी क्लींस की प्रोसेस में हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब ये शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे तो तमाम ब्लड में तमाम जो पुराना कचरा पड़ा हुआ है जो नहीं निकल पा रहा था, उसका एक अंश निकल जाएगा और निकलते ही आपको अच्छा लगने लग जाएगा। बैकएक की बात करते हैं। पीठ में दर्द, पीठ में दर्द जब पहली बार होता है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपने आप ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन के लिए ठीक हो गया, फिर आता है। 60% ऑफ पॉपुलेशन 40 इयर्स ऑफ एज के ऊपर पीठ में दर्द से कभी ना कभी लाइफ में सफर करता है। जब पीठ में दर्द होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 2-4 दिन वेट करते हैं, अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाता है, फिर एक हफ्ते बाद लौट के आता है, फिर एक हफ्ते बाद लौट के आता है, और उसके बाद अक्सर आने लगता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। हमारी आदत है कि हम दवाई नहीं खाना चाहते। हम भी कहते हैं दवाई मत खाइए, लेकिन पीठ का दर्द मुझे भी मंजूर नहीं है। मैं आपको अब इलाज बताऊंगा, बहुत सिंपल इलाज है इसका। जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं और ये आना जाना शुरू हो जाता है, आपको लगता है इसको किसी को दिखा लिया जाए, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि इसका स्पेशलिस्ट कौन है। आप घर पे बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं और अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया जाता है। आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं? वो आपसे पूछते हैं इंश्योरेंस है कि नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपको एमआरआई कराया जा सकता है या आप एक्सरे में ही झटके में आ जाएंगे। एक एक्सरे की कीमत आपको लगता है 400-500 रुपए होती है, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा होती है। आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं, पूरा घर परेशान रहता है, भगवान को याद करते हैं कि ये रिपोर्ट बस ठीक आ जाए, अगली बार ये कर देंगे। रिपोर्ट ठीक भी आ जाती है, डॉक्टर्स आपको एडवाइस भी दे देते हैं कि फ्लैट बेड पे लेटिए, चेयर ये वाली यूज कीजिए, तमाम भारी वजन न उठाइए, सीढ़ी चढ़ते वक्त ध्यान रखिए। ये सब करने के बाद भी पीठ का दर्द क्या आपका ठीक हो जाता है? प्रश्न नंबर 1, इतना सब करने के बाद आपका पीठ का दर्द ठीक हो जाता है क्या? और दूसरी चीज, हर डॉक्टर को पता होता है कि ये पीठ का दर्द एक्सरे और एमआरआई से डायग्नोस नहीं हो पाएगा, फिर भी वो टेस्ट कराते हैं, आप भी टेस्ट कराते हैं जस्ट टू रूल आउट। लेकिन इस प्रोसेस में आपकी जेब और आपके एफर्ट्स खाली होते हैं और उससे काफी कम मेहनत में आप किडनी क्लीन कर सकते हैं। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आपने सुना है कभी किसी को कैल्शियम की कमी होते हुए शरीर में? अक्सर महिलाओं में पाया जाता है कि कैल्शियम की कमी है। आपको लगता है ये तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है। कैल्शियम कमी नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है नॉर्मल है, आप तमाम तरह की प्रोसेस शुरू कर देती हैं, कैल्शियम रिच फूड खाना, शेलकॉल खाना और डाइट रिस्ट्रिक्शन, तमाम। कितने लोगों के कैल्शियम लेवल 3 महीने के लगातार दवाइयों के सेवन के बाद नॉर्मल हो गए और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया हो कि अब आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। ये 2 मुद्दे मैं खास तौर से हमेशा इसलिए लेता हूं, एक बैकएक का और एक कैल्शियम का, कि ये दोनों आपकी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। 30 डेज में गारंटी है कैल्शियम का लेवल ठीक करने के लिए, क्लींजिंग थेरेपी की तरफ से गारंटी है। बाय द वे 2 गारंटी और बता दूं, 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड, 100% आपके घर पे ठीक हो जाएंगी। दूसरी गारंटी है कि एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने के अंदर हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और ध्यान रखना है, मैं खाने पीने में किसी बंधन की बात नहीं करता हूँ। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड, कुछ भी खाइए पीजिए, एक लिवर क्लींस कीजिए, 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और मेरी तीसरी गारंटी है कि अगर इनफर्टाइल कपल में रिप्रोडक्शन की कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो क्लीनिंग थेरेपी की गारंटी है कि वो 100 डेज में नॉर्मली कंसीव कर जाएंगे। इनको मैं बार बार दोहराऊंगा इसी सेशन के दौरान, जिससे आपको रजिस्टर हो कि ऐसा संभव है।
और आपको विश्वास इसलिए करना होगा कि जिन आयोजिका ने आपको बुलाया हुआ है उन्हीं आयोजिका ने किसी भरोसे पे मुझे आपके पास तक पहुंचाया हुआ है। वापस आते हैं बैकेक के ऊपर और कैल्शियम के ऊपर। दो चर्चा हो रही थी, एक बैकेक और एक कैल्शियम। मैंने कहा कि बैकेक ठीक होता हुआ मुश्किल से दिखाई देता है, कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता हुआ मुश्किल से दिखाई देता है, फिर दवाइयां खाते क्यों हैं? डॉक्टर ने कहा है, और साथ ही दवाइयां खाने से हॉस्पिटल का, फार्मा कंपनी का, केमिस्ट का, डॉक्टर का, सबका फायदा होता है। और आज आप समाज सेवा में विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ ये है, समाज सेवा करिए लेकिन अपने शरीर को कष्ट देके मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि बैकेक क्यों होता है। ये कहीं आपको किताब में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन गारंटी है कि बैकेक ठीक होगा और बहुत जल्दी ठीक होगा। कुक्ड फूड और पोल्यूशन के चलते जो हमारे शरीर के अंदर जाता है उसका सब कुछ बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि किडनी वीक हो गई है। जब जहर बढ़ जाता है तब ये जहर बॉडी के वीक पार्ट्स में जमा होके हमको एक संदेशा देना चाहता है। और वीक पार्ट होता है क्योंकि हम सबके शरीर अक्सर भारी हैं, क्योंकि वजन ज्यादा होता है। ये वीक पार्ट होता है L4 L5 के बीच का, वहां पे बॉडी को पेन मिलता है, ये सिग्नल होता है। और यही कारण है कि किसी एक्सरे और MRI में नहीं आता है। किडनी क्लींस करने के बाद ब्लड से जहर निकल जाता है, और जैसे ही जहर निकल जाता है आपका पीठ का दर्द निकल जाता है और ये क्योर हो जाता है। और ये असर काफी लंबे समय तक रहता है। कितने दिन तक रहता है ये भी बता दूंगा मैं, क्योंकि आप उसी प्रोसेस में वापस हैं कुक्ड फूड पोल्यूशन में, इसलिए फिर आ सकता है 1 महीने 2 महीने के बाद आप फिर किडनी क्लींस कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप जंगल के नियम तोड़ते रहेंगे तब तक आपको थोड़ी थोड़ी क्लींस करना पड़ेगी। बाय द वे ज्यादा नहीं करना पड़ती है, काफी कम करना पड़ती है। रही बात कैल्शियम की, कैल्शियम की टैबलेट लेना तो एक चीज होता है, मैंने फंक्शंस में बताया। किडनी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और इनटेक और एब्जॉर्प्शन का फर्क समझिए। आप चाहे जितनी टैबलेट खाते रहिए, जब तक वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक आपका काम बनेगा ही नहीं। और नेचर ने कभी कहा ही नहीं था टैबलेट बनाने के लिए। नेचर ने शेल्फ लाइफ वाली तो कोई चीज दी ही नहीं थी। नेचर ने कहा था कि चलते जाओ और जो मिले खाते जाओ, चाहे भिंडी हो चाहे लौकी हो, और कच्चा खाओ और पका के मत खाओ। हमने सारे नियम तोड़े। शेल्कॉल की टैबलेट्स खाने के पहले आप देखिए उसकी शेल्फ लाइफ 3 साल की होती है, तो नेचर ने कभी कहा ही नहीं था। उसमें कैल्शियम होता जरूर है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। और जब एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए आपका कैल्शियम लेवल डाउन रहता है और आप तमाम तरह के ज्वाइंट के पेन से सफर करते हैं। और किडनी क्लींस करने के बाद, मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा लिवर क्लींस को, किडनी क्लींस लिवर क्लींस करने के बाद इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपके शरीर में ये पहुंचने लग जाते हैं और आपकी हेल्थ इंप्रूव कर जाती है। बिल्कुल सिंपल गणित की तरह है ये। अब हम आ रहे हैं कि किडनी क्लींस किया कैसे जाए। सिम्टम्स मैंने बताया आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड में, किडनी क्लींस करना बहुत आसान है। पहले तो मुझे ये बताना जरूरी होता है कि क्यों किया जाए। आप सब समझ चुके हैं कि क्यों किया जाए। एक पार्सली है, दूसरा भुट्टे के बाल हैं और तीसरा तरबूज के बीज हैं। इनमें से किसी एक को उबाल के उसका पानी लेना है और बस हो गया काम। किसी एक को, क्वांटिटी मैंने नीचे दी हुई है। ये सारे के सारे विवरण मेरी वेबसाइट पे, मेरे वीडियोस में, मेरी किताब में सब जगह दिए हुए हैं। इनको उबाल के इनकी क्वांटिटी दी हुई है। इनको उबाल के इसका पानी पीजिए। इनकी मेडिसिन जो होती है, किसी एक का जो मेडिसिन है वो जब पेट में जाती है तो किडनी के पास पहुंचने पर नेफ्रॉन्स को थोड़े समय के लिए हाइपर एक्टिवेट कर देती है और नेफ्रॉन्स ब्लड में से जहर को छान के बाहर निकाल देते हैं। कल्पना करके देखिए, ब्लड में से जहर निकल जा रहा है, कैसा लगेगा? आइए बताते हैं आपको कैसा लगेगा। मैं प्रोसेस बता दूं। भुट्टे के बाल मैं जो यूज करता हूं, ये
नेचुरली खेत के पके हुए ऑर्गेनिक बाल होते हैं, बिना फर्टिलाइजर बिना पेस्टिसाइड के, वो बेहतर है। बाकी आपको जो भी मिल जाए उनको इस्तेमाल कीजिए। और जल्दी करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप घर के आसपास के भुट्टे वाले से बात करें, और काफी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कहे मैडम गुर्दे के लिए लेके जा रही हैं क्या? तो जवाब ये है कि उसमें और मुझ में फर्क इतना है कि नुस्खा उसको मुझसे ज्यादा मालूम है, लेकिन पहुंच मेरी आप तक है, इसलिए हम और आप बात कर पा रहे हैं। ज्ञान उसके पास है, वो भी आपको गाइड कर देगा कि ये गुर्दे की पथरी गला देता है। यूरेटर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, ये सब गल के निकल जाते हैं जैसे एक्वारेजिया में गोल्ड गल जाता है। उबालने के लिए जो बाल मैं यूज करता हूँ वो 3, 4, 5 बार तक उबाले जा सकते हैं। 50 ग्राम के करीब लेता हूँ, 50-100 ग्राम डिपेंडिंग। उबाल के उसका पानी 3 बार उबालता हूँ। पानी उबाला, उबाल के अलग रख दिया, छान के जो बाल बच गया उसमें फिर सादा पानी डाला। ये सारी डिटेल प्रोसेस यहाँ पे भी है, साइट पे भी है, वीडियो में भी है। फिर उबाला, छान के पानी बाहर निकाला, फिर तीसरी बार पानी डाला, फिर उबाला। कम पानी रखेंगे तो आपको पीने में आसानी होगी। 2, 3, 4 लीटर पानी पीना आसान नहीं होगा। कम, क्योंकि दवाई जो है बाल में है, और यही प्रक्रिया तरबूज के बीज के साथ कर सकते हैं, और यही पार्सली के पत्ते, वो भी नहीं मिले तो धनिया के साथ कर दीजिए, लेकिन क्वांटिटी काफी लीजिएगा, कम क्वांटिटी में असर कम आता है। इस तरह से पीने के बाद इसको 1 या 2 दिन तक इस्तेमाल करें और देखें कि क्या क्या फर्क आता है। आगे चले मैडम, मैं आपको बताता हूं क्या क्या फर्क, ये पत्तियां गल जाती है। आगे चलें, और आगे हम बता रहे हैं कि क्या क्या फर्क आता है। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मालूम पड़ता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। ब्लड प्रेशर मार्जिनल है वो ठीक हो जाता है। आंखों के नीचे की झाइयां क्लियर हो जाती हैं। पीएमएस, महिलाओं को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पीरियड्स के पहले वाली प्रॉब्लम में। बेड वेटिंग की प्रॉब्लम इनमें इंप्रूवमेंट हो जाता है। नींद ज्यादा गहरी आती है, ताजगी महसूस होती है, और तमाम फैक्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि एक गंदे कमरे में रहना और एक साफ कमरे में रहना कितना फर्क होता है। ये बेसिक जानकारी थी हमारे क्लींजिंग थेरेपी और किडनी क्लींस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लींस की तरफ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये फोटो आपको जानी पहचानी लग रही होगी। काफी आम है ये गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स, खट्टी डकार आना, एसिडिटी की फीलिंग होना। अगर 50 साल पहले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इंट्रोड्यूस हुए थे तो ये तो बीमारी बिल्कुल नहीं है, तकरीबन 25 साल। लेकिन इसकी ग्रोथ जितनी ज्यादा है, मुझे तो लग रहा है आने वाले 15-20 साल में या ऑलरेडी ये बहुत ऊपर जा चुकी है। इसने बहुत ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। क्यों? आइए जानते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी में एक पीएच का लेवल होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है और 7 के ऊपर अल्कलाइन होता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 7 न्यूट्रल है, 7 के नीचे एसिडिक है, 7 के ऊपर अल्कलाइन है। नेचर ने ह्यूमन बॉडी के लिए पीएच के 3 माप दिए हैं। सबसे पहला हमारा सलाइवा, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड, तीसरा है ब्लड। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, या 7.35 से 7.45 की रेंज में ब्लड का पीएच होता है। जंगल में बहने वाली हवा अल्कलाइन होती है क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। शहर में बहने वाली हवा एसिडिक होती है। आप कारण समझ रहे होंगे, इतनी सारी पॉपुलेशन, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, कारों का धुआं। रिपीट कर रहा हूं, जंगल की हवा अल्कलाइन, शहर की हवा एसिडिक। जंगल का पानी अल्कलाइन, शहर का पानी एसिडिक। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लोरीन से उसको साफ करते हैं कीड़े मारने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस में पानी कहीं ना कहीं से पीएच में 7 से नीचे चला जाता है, बेशक 6.95 हो। 40 साल 50 साल तक वही पानी और वही हवा लेते हुए एसिडिटी तो बढ़नी थी। इसके अलावा नेचर ने कहा था कच्चा खाना खाओ, हरी सब्जी, करीब करीब मसालेदार सारा पका खाना, चाय,
कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, सभी तरह के मांसाहार, सभी तरह की दवाइयां, ये सब एसिडिक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि एसिडिटी क्यों बढ़ रही है। जब कारण पकड़ लेंगे तो इसका निवारण भी मिल जाएगा। इसके बाद जानिए कि ब्लड का पीएच लेवल अगर 7.4 से कम हो जाता है तो डेथ हो जाती है। ब्लड को अपने आप को चलाने के लिए, दिल को चलाने के लिए अल्कलाइन चाहिए होता है, और बॉडी में अल्कलाइन है ही नहीं, एसिड से एसिड पहुंच रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड उसमें ढूंढता है कि कहां कहां अल्कलाइन है। ब्लड ढूंढता है वहां पे कि कहां पे फल हैं, कहां पे सलाद है, कहां पे कच्ची हरी सब्जियां हैं ऑर्गेनिकली ग्रोन। ब्लड को वो नहीं मिलती हैं। अब ब्लड के पास दो चॉइस है, जो वो ढूंढ रहा है वो उसको नहीं मिल रहा है, वो छोड़ दे और लाइफ को खत्म हो जाने दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लड की प्रॉपर्टी है, नेचर की प्रॉपर्टी है लाइफ को प्रोटेक्ट करना। जब ब्लड को अल्कलाइंस नहीं मिलते हैं अपने खाने में, तो ब्लड अल्कलाइंस को आपकी हड्डियों और मांसपेशियों से देता है। ब्लड को अल्कलाइन चाहिए, आपके खाने में नहीं है, तो ब्लड इनको आपकी हड्डियों और मांसपेशियों से लेता है। मतलब कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जो भी अल्कलाइन सब्सटेंस चाहिए है वो हड्डियों और मांसपेशियों से ले लेगा, जिससे कि ब्लड और हार्ट आपकी जिंदगी चलाते रहे। लेकिन जब ये आपकी हड्डियों और मांसपेशियों से जाएगा तो आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रह जाएंगी। आपकी हड्डियां और मांसपेशियां जिंदा तो रहेंगी, लेकिन वो जल्दी थक जाएंगी और उनमें दर्द आ जाएगा। और यही कारण है कि अक्सर जॉइंट्स में पेन रहता है और मांसपेशियां थकी हुई रहती हैं। कारण कहीं और था और आप इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। एसिडिटी क्लीन जो हम बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो करने के बाद जब पीएच लेवल बैलेंस करना शुरू होता है तो शरीर के अंदर शक्ति और स्फूर्ति आती है और बहुत ताजापन महसूस होता है, और सही पूछा है तो जिंदगी का मजा आता है। और ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये आसान है। आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेचर ने कहा था 20% खाना अल्कलाइन खाओ और 80% खाना एसिडिक, 20% खाना एसिडिक खाओ, 20% खाना एसिडिक और 80% अल्कलाइन। हमारे खाने में तो मुश्किल से 20% अल्कलाइन हो पाता है, बाकी सब एसिडिक होता है। क्योंकि जो मैंने आपको एनालिसिस बताया, करीब करीब सारा पका खाना, सारा मांसाहार, चाय, कॉफी, सभी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स, सभी शराब, सभी दवाइयां, मॉडर्न मेडिसिन की, ये सब एसिडिक है। मुद्दे पे आते हैं। सिम्टम्स आप सब जानते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, खुद को, पड़ोसी को या रिश्तेदारों में आपने पाए होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलिए। ये है हमारा इलाज, ठीक है। ये जो गिलास आपको दिखाई दे रहा है, यही है एसिडिटी क्लींस। इसमें तमाम हरी सब्जियों के जूस है जो कि ताजे निकाले हुए हैं। मैं इनके बारे में चर्चा डिटेल में करूंगा। जरा सबसे पहले तो जानिए कि ये है क्या। हरी सब्जियां जिनकी बहुत लंबी लिस्ट होती है, आप हमसे ज्यादा जानती हैं। ये एक स्लाइड है, इसमें नीचे मैंने दिखाया है क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में कितनी साम्यता है। बस फर्क आता है क्लोरीन और फेरस की जगह मैग्नीशियम के रिप्लेसमेंट का, और इसी के साथ क्लोरोफिल ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये नेचर की प्रोसेस थी। एसिडिटी क्लीन करने से हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव हो जाता है। दूसरी चीज, कैल्शियम खाने से कैल्शियम लेवल इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि टैबलेट्स के लिए नेचर ने व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन हरी सब्जियों में पाया जाने वाला कैल्शियम खांचे में वैसा का वैसा शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये खाली कैल्शियम के लिए नहीं लागू होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, जो आप सोचें वो सब। और ये फैसला ब्लड को करने दीजिए कि शरीर में कमी किस बात की है। आप पैथोलॉजी पे मत जाइए कि पैथोलॉजी कहती है मैग्नीज की कमी है या जिंक की कमी है और आपने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए। आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स बेचने की जरूरत फार्मा कंपनी को है और फार्मा इंडस्ट्री को है।
आपको बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत है और तरीका आपके सामने है जो हम बात कर रहे हैं हमको। और इसमें तमाम तरह के जूसेस में तमाम तरह के अल्कलाइंस एसिड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मिनरल्स होते हैं जो जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की जरूरत डायबिटीज वालों को है, लेकिन इसके लिए टैबलेट नहीं, हरी सब्जियों के जूस कीजिए। ये चर्चा हम बाद में करेंगे कि कौन सी सब्जियां आपको चाहिए। पहले हमारा कहना है घर के आसपास उगने वाली, उस एरिया में मिलने वाली लोकल ताजी सब्जियां लीजिए, क्योंकि सब्जियां जो है नेचर ने इस हिसाब से उगाई हैं कि बंबई वाले को क्या सब्जी चाहिए, पटना वाले को क्या सब्जी चाहिए, कलकत्ता वाले को क्या सब्जी चाहिए, वहां की मिट्टी में जो सब्जियां हैं उनको लेके एक बार शुरुआत कर दीजिए और बस उनका जूसर से जूस निकालिए। कोल्ड प्रेस वाला जूस और भी ज्यादा पौष्टिक और पावरफुल होता है। बस एक हफ्ते दिन में 3 बार 200 ml लेके देखिए, आपको लगेगा बीमारियां और तकलीफें पता नहीं कहां चलती चली जा रही हैं। अगर आपने चर्चा को ध्यान से सुना है तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं जूस निकालने के लिए। एक बार हाँ, मैं जूसर की शायद फोटोग्राफ यहाँ नहीं दी हुई है, लेकिन 10-15 हजार का जूसर आता है, जो भी चाहे खरीद ले। मॉडल के लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब्जियां हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कौन सी सब्जी इस्तेमाल करनी है। मैंने बताया आपको, हरा टमाटर, खीरा, लौकी, शिमला मिर्च, पुदीना, अदरक, लहसुन, जो आपको ठीक लगे। जो लोग लहसुन नहीं खाते वो छोड़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ये लिस्ट दी हुई है और मैं निवेदन करूंगा आयोजकों से कि इस प्रेजेंटेशन को भी सभी को व्हाट्सएप पे भेज दिया जाए। हालांकि ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस आपको हम बाद में दे देंगे। आगे चलते हैं मैडम, ये चर्चा समाप्त हुई। कीड़े, पैरासाइट क्लींस। हमारे शरीर में तमाम पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर को कुछ देते नहीं है, खाली इसके ऊपर पलते चले जाते हैं। एक अमेरिकन रिसर्च है कि बॉडी को लाइट करंट देने पे, माइल्ड करंट देने पे तमाम पैरासाइट मर जाते हैं। इस प्रयोग की शुरुआत हुई थी कि 2 बच्चों ने टेस्ट के लिए पेंसिल टॉर्च सेल को अपनी जबान पे रखा। उस ऑफिस पे 48 लोग काम करते थे, इन 2 को कोई तकलीफ नहीं होती थी, बाकी 46 को अक्सर जुकाम रहता था। वहां से इसकी खोज हुई और अब ये खोज काफी आगे बढ़ चुकी है। पैरासाइट की मैं आपको दिखा दूंगा, या आगे आपको फोटो दिखाई देगी। रिपीट कर रहा हूं, पहले शुरुआत लिवर क्लीन से कीजिएगा, फिर उसके बाद एसिडिटी, किडनी, उसके बाद अगर आपको लगे कि और जरूरत है तब पैरासाइट क्लींस का। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं इसके बारे में, इसका वीडियो देख लीजिएगा। ये ज़ैपर अमेरिका में मिलता है, यहाँ भी कुछ सप्लायर्स हैं, मैंने साइट पे उनके बारे में दे रखा है। और ये जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये अक्सर कहीं ना कहीं लोगों को मिल जाते हैं। पैरासाइट के बारे में एक चीज बताऊं आपको, पका खाना और पैरासाइट किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये जानना जरूरी है। नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी, नॉर्मल डिलीवरी विदाउट मेडिकेशन, कभी आपने महसूस किया है कि उसके पसीने में और उसकी यूरिन में कोई भी स्मेल नहीं होती है? न्यूली बॉर्न बेबी, नॉर्मल डिलीवरी विदाउट मेडिसिन बाय मदर फॉर 9 months, उसके पसीने में और उसकी यूरिन में कोई स्मेल नहीं। और ये स्मेल तब आना शुरू करती है जब वो ऊपर का दूध, खीर वगैरह खाना शुरू करता है। ध्यान देने वाला। और वहीं से पसीने में भी स्मेल आ जाती है और ये स्मेल लाइफ लॉन्ग रहती है, कभी जाती नहीं है। कभी अपनी कलाई को, रिस्ट को खाली इस तरह से करके देखिएगा, थोड़ा सा सलाइवा लगा के 5 सेकंड सूखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बैड स्मेल है तो यकीन मानिए आपके अंदर पैरासाइट्स हैं। इस शोध पे जाने की जरूरत नहीं है कि कौन से पैरासाइट्स हैं, क्योंकि हमारा इलाज वहीं का वहीं रहेगा। इसे हम 2 तरह से इलाज करते हैं, एक क्लार्किया टिंचर है और एक है ज़ैपर। विस्तृत चर्चा इसकी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेफर करेंगे हम लिवर क्लींस के बारे में चर्चा ज्यादा करें। आइए अब चलते हैं लिवर क्लींस पे। इसके फोटोग्राफ दिखाई देते हैं आपको। ये हमारा ज़ैपर के, ये क्लार्किया टिंचर, ज़ैपर, पल्सर और कोलाइडस सिल्वर।
लिवर क्लींस करने के बाद इसके बारे में देखिएगा, इससे बीमारियां बहुत ज्यादा जड़ से जाती हैं। ये ज़ैपर की फोटोग्राफ है, ये कोलाइडल सिल्वर है। ये हमारा एकमात्र ऐसा ट्रीटमेंट है जो छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। अब हम आते हैं लिवर क्लींस पे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लींस है और हमारी रिकमेंडेशन होती है कि इसको सबसे पहले करें। और उसका कारण है, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपके अंदर दम कितना है। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका असर सर पे चढ़ के बोलता है। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो लिवर क्लींस करने के बाद थर्ड डे कहे कुछ पता नहीं चल रहा है, एवरीबॉडी फील्स मजा आ गया, ऐसा पहले क्यों नहीं किया या ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा है। ये जो लिवर क्लींस की प्रोसेस है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथड से काफी डिफरेंट है। कोई डॉक्टर इसको सपोर्ट नहीं करेगा, कई बार घर वाले भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन गलती तो आपकी है। क्या कोई एलोपैथी डॉक्टर होम्योपैथी को सपोर्ट करेगा या आयुर्वेद को सपोर्ट करेगा? क्या कोई कार्डियक सर्जन ऑर्थोपेडिक को सपोर्ट करेगा? इतना ही नहीं, क्या कोई एक ऑर्थोपेडिक सर्जन किसी दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन को सपोर्ट करेगा? सवाल ये है कि आप उनके पास जा क्यों रहे, ये उनकी थेरेपी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानना ही है और कंफर्मेशन चाहिए तो राठी मैडम से बात कीजिए, फातिमा मैडम से बात कीजिए, जिन्होंने किया हुआ है। बात उनसे कीजिए जिन्होंने ये क्लींस किया हुआ है। यकीन मानिए आपको तभी सही जवाब मिलेगा। बाकियों से अगर आप बात करेंगे तो सब डराने वाले मिल जाएंगे कि नहीं नहीं तेल पियोगे क्या हो जाएगा, तेल से कोई ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं। ये लिवर 1.25 किलो के करीब का वजन होता है इसका। लिवर के फंक्शन, लिवर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, यहां बाइल बनता है। लिवर की गड़बड़ी की वजह से तमाम तरह की एलर्जी डेवलप होती है और मैंने बताया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स में, बाइल डक्ट में और लिवर में जमा रहता है वो निकलता है और इसमें ये शर्तिया इलाज है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। जैसे किडनी स्टोन के लिए किडनी क्लींस है और तमाम बीमारियां और भी ठीक होती हैं, उसी तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए हमारा लिवर क्लींस है और इससे तमाम चीजें और भी ठीक होती हैं। ये हमने फंक्शन बताया। एक लॉन है, एक पाइप पड़ा हुआ है, पाइप से लॉन का सिंचाव होता है, पाइप के अंदर काई जम गई है। कैसे आप पाइप के अंदर की काई को साफ कर सकते हैं? कोई कहेगा ब्रश से साफ कर दें, ये इलाज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोई कहेगा पाइप बदल दें, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। कोई कहेगा पानी का प्रेशर बढ़ा दें, बढ़ा दिया, नहीं होता उससे भी। यही हालत हमारे शरीर की है। तमाम शिराओं और धमनियां, रक्त नलिकाओं, आर्टरीज और वेन्स के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। इसीलिए ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो जाती, इसीलिए ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसीलिए शरीर थका थका सा रहता है। कल्पना कीजिए अगर वो रक्त वाहिकाएं साफ हो जाएं तो क्या होगा, कितनी ताजगी आएगी, कितनी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और ये सब चीजें एक लिवर क्लीनिंग में हो जाती है। उस पाइप को साफ नहीं किया जा सकता, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, लेकिन लिवर क्लीन से हमारे शरीर की रक्त नलिकाओं को साफ किया जा सकता है। इसके बारे में इतना ही चर्चा। अब हम आगे इसकी प्रोसेस पे बात करेंगे और इसी के साथ हमारी वो जुड़ी है गारंटी कि एक लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। आगे चलते हैं मैडम। ये मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि किस तरह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकलने के बाद बॉडी उसको सब तरफ बैलेंस करती है और जहां जहां ब्लॉकेजेस होते हैं उनको अपने हाथ से क्लियर करती है। और ब्लॉकेजेस इतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं, बनने में टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने तो आराम से। हो सकता है एक बार में पूरे साफ ना हो, क्या फर्क पड़ता है, 2 बार में हो जाएंगे, लेकिन एक बार में इतनी सफाई हो जाती है कि आप खतरे के बाहर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने फोटोग्राफ दिखाई है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है।
किसी भी कंपनी का सील बंद लें, जहां तक हो सके इंडियन रीपैकेजिंग ना लें, क्योंकि वो कभी कभी कम इफेक्टिव होती है। एप्सम सॉल्ट लें, कीमत सबकी कम होती है, 400-500 रुपए में सामान मिल जाता है। ये एप्सम सॉल्ट बड़े केमिस्ट क्या मिलेगा, और ऑयल किसी भी शॉपिंग मॉल के फूड सेक्शन में मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, बड़े शॉपिंग मॉल के फूड सेक्शन में, और बंबई में आसानी से मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जो लोग बंबई के बाहर हैं वो अपने आके शॉपिंग मॉल में फूड सेक्शन में जाए, वहां मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमको मेल लिख दें, हम कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, हमको बता देंगे कि कहाँ पे मिल जाएगा। मैंने बताया मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हूं। आगे चलते हैं, इसकी डोसेज के बारे में, इसको ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से आप लोग उत्साहित होंगे करने के लिए लिवर क्लीन। 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, थोड़ी दिक्कत ज्यादा है तो अगर जूस वगैरह ले लें चलेगा। 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। 6 बजे पहली डोसेज एप्सम सॉल्ट की लेनी है, 20 ग्राम की। 8 बजे एप्सम सॉल्ट की दूसरी डोसेज। 10 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 175 ml। सो जाएंगे, अगले दिन सुबह 6 बजे फिर एप्सम सॉल्ट, क्वांटिटी सामने दी हुई है। 8 बजे फिर 75 ml ऑयल, और 10 बजे फिर एप्सम सॉल्ट। डायरिया शाम से ही शुरू हो जाएगा, शाम वाला नॉर्मल होगा, लेकिन जो अगले दिन सुबह डायरिया होगा उसमें हरे रंग की पथरियां दिखाई देंगी। पथरियां पत्थर की तरह नहीं होती, उनका नाम पथरी है। वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की होती हैं और वो पानी में तैरती हैं, ठोस होती हैं। उनको अगर धूप में, तेज धूप में रख दिया जाए तो वो गल जाती हैं, और अगर अखबार के ऊपर रखा जाए तो अखबार में चर्बी जैसा सिम्टम देती हैं। सर्जरी के गॉल ब्लैडर के स्टोन से वो पूरी तरह से मैच करती हैं। इसमें 99.8% कोलेस्ट्रॉल होता है और 0.2% अदर बाइल सॉल्ट्स और वाटर होता है। इसके अंदर लंप ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, इसके चारों तरफ चर्बी जमी होती है, छोटे छोटे छोटे। कल्पना कीजिए बॉडी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेने के बाद, निकलने के बाद कितनी ताजगी आ सकती है। 11 बजे के बाद आपका नॉर्मल खाना पीना चालू हो जाएगा, हल्का खाना रहे तो अच्छा है। इस ट्रीटमेंट को अगर संभव हो तो सैटरडे संडे करें, क्योंकि सेकेंड डे जो डायरिया होता है और थोड़ी कमजोरी भी आती है, किसी किसी को उल्टी भी आती है, लेकिन कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। उल्टी होती है तो हो जाने दें, तो जहर निकलने की एक प्रोसेस है ना, घबराने की क्या बात है इसमें। किसी को भी डॉक्टर की सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि जितनी तकलीफें हैं मैंने सब कुछ पहले से लिख दी है। कमजोरी आती है तो बियर करें, डायरिया तो होने होना है क्योंकि जहर निकलना है बस। अगले दिन लिवर क्लींस के बाद थर्ड डे, जैसे आज शाम को शुरू किया, कल दोपहर में 11-12 बजे तक खत्म हो गया, उसके बाद नॉर्मल खाना हल्का खाया, और परसों सुबह आपको पता चलेगा कि वाह मजा आ गया। और ये सही शब्द है, मजा आ जाता है इसके, और उसी के साथ तमाम बीमारियां कम होने लग जाती हैं, कई ठीक भी हो जाती हैं। टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग, मैं बता देता हूं, जिनको डायबिटीज है, या तो डोसेज कम कर लें। डायबिटीज की दवाई, सभी रेगुलर दवाइयां चालू रहेंगी। दवाइयों के लिए अगर फलाहार करना है तो दवाई के साथ कुछ खाने को चाहिए, तो एप्पल या पपीता ले लें, थोड़ा सा खा लें, उसके साथ दवाई खा लें, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, आगे चलते हैं। ये इस तरह की पथरियां, इनकी साइज 1 इंच तक हो सकती है। कई बार आपको डराया जा सकता है कि 1 इंच 1.25 इंच की पथरी निकलेगी कैसे। डराने के लिए ये प्रश्न बहुत सही है, लेकिन सोच के देखिए, 1 इंच की पथरी चौड़ाई में क्यों निकलेगी, लंबाई के साथ से निकलेगी ना। तो जब लंबाई में निकल रही होगी तो चौड़ाई तो उसकी आधा इंच ही होगी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकल जाती है। आज तक किसी को पथरी निकलने में किसी तरह का दर्द नहीं हुआ, और ये कभी फंसती नहीं है, क्योंकि चर्बी फंसेगी कहां, चर्बी तो अपने आप फिसल के आगे बढ़ जाती है। डराने के लिए कुछ भी डराया जा सकता है, डराना उनका काम है और ठीक होना हमारा और आपका काम है। आगे चलते हैं। गॉल ब्लैडर क्लींस, गॉल ब्लैडर की पथरियां निकल जाती है। ज्वाइंट क्लींस के बारे में हम बिल्कुल संक्षेप में चर्चा करेंगे।
2-4 मिनट में। मुझे अंदाजा है कि जो जेनेटिक की फोटोग्राफ मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ लोगों को ज्वाइंट की परेशानी हो सकती है, लेकिन लिवर, किडनी, एसिडिटी, पैरासाइट वगैरह करें, आप काफी हद तक वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ये हमारा 45 डेज का प्रोग्राम है। इसमें ज्वाइंट के अंदर से जहर निकाला जाता है। इसका हमारा वीडियो भी है। इसमें हमारी गारंटी है कि 45 दिन के प्रोग्राम को ठीक से करने के बाद ज्वाइंट्स के बीच किसी भी तरह का पेन 50% हमेशा के लिए चला जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिनको ज्वाइंट के दर्द होते हैं वो जानते हैं कि कितनी ज्यादा चलने फिरने की दिक्कत आती है। इसमें हम एप्पल साइडर विनेगर, सिरका होता है एक तरह का, शहद और ब्लैक मोलेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे चलिए मैडम। हाँ, ये मैंने दिखाया इंग्रेडिएंट। पूरी प्रोसेस मेरे वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि समय आपके हिसाब से कम होगा इसलिए, और मैं कुछ और चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। ये थायराइड क्लींस है। ये भी हमारा 1 महीने का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में भी हमारा वीडियो नहीं है, लेकिन आर्टिकल इंग्लिश में दिया हुआ है, पढ़ के करें। और वॉलंटियर्स के नंबर दिए हुए हैं जिन्होंने किया हुआ है और सफलता मिली है उनको। आगे चलते हैं मैडम। बिल्कुल ठीक, और आगे और आगे। ये मेरा फैट क्लींस है। इसमें चर्बी गलाने का इलाज है ये। इसको भी मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बात करूं, क्योंकि इसके लिए मैंने कंपलसरी कर रखा है कि कम से कम 2 बार ठीक से लिवर क्लींस हो जाए। और ये मैं तभी रिकमेंड करता हूं किसी को शादी के लिए या कैरियर के लिए या फिल्म लाइन में जाने के लिए या जॉब के लिए अगर जरूरत है, तब 7-8 किलो ये 1 महीने में निकल जाता है चर्बी का। लेकिन ध्यान रखें, ये वेट वापस फिर लौट के आता है जब भी आप जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे। मैंने पूरा वीडियो में भी और आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हम आगे चलते हैं। ये एचसीजी प्रोटोकॉल है, ह्यूमन कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन का नाम है। इसका कुल खर्च 1000-1500 रुपए आता है। 1 महीने का फैट क्लींस होता है। इसमें चर्बी गलाई जाती है। आगे चले मैडम। मैं बस 1 मिनट पीछे गायनिक क्लींस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नेचर ने जो प्रोसेस बनाई थी 28 डेज साइकिल की, जिसमें 2000 साल पहले तक या शायद 500 साल पहले तक सब कुछ रेगुलर हुआ करता था, इसको चेंज किसने किया? आज कितनी महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं आप भी जानते। 2 कारण, कुक्ड फूड और पोल्यूशन। उन्होंने तो जो किया सो किया। 2 कारण, कुक्ड फूड और पोल्यूशन। उन्होंने तो जो किया सो किया। साथ में आजकल की महिलाओं को कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है कंट्रासेप्टिव पिल्स की या पिल्स टू पोस्टपोन पीरियड्स की। और ये दोनों पिल्स पेट में जाने के बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं और कई बार इसके बाद साइकिल्स नॉर्मल नहीं हो पाती। तो ये मत सोचिएगा कि हार्मोन वाली ये पिल्स जो हैं आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दे रही है। ये शॉर्ट टर्म का गेन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तकलीफ देती है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। रिपीट कर रहा हूं, 4 कारण, कुक्ड फूड नंबर 1, नंबर 2 पोल्यूशन, नंबर 3 कंट्रासेप्टिव पिल्स एंड नंबर 4 पिल्स टू पोस्टपोन पीरियड्स। बस अब हम आते हैं इसके आगे सॉल्यूशन पे। कारण पे इसके बाद ये में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये इसके ऊपर मेरे आर्टिकल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों की किताबों में है। इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी हैं जो फातिमा ने बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा उनको। हमारे कुछ और बड़े डिटेल्ड वीडियो 1-2 महीने में आ रहे हैं। काफी प्रोसेस में हम काफी ऐसी चीजें बताना चाह रहे हैं जो आम नॉलेज में इनके बारे में नहीं है। वो हम डॉक्टर रिद्धि और डॉक्टर डिम्पल के साथ कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा उसमें 1-2 महीने में। ये ओवरियन पीसीओएस क्लींस की बात कर रहे हैं। कई बार सिस्ट की शिकायत पता चलती है, तो हमने इसके लिए दालचीनी का इलाज बताया है कि दालचीनी को लेके उसकी 2 डंडियां 20 ग्राम के करीब स्टील के या प्लास्टिक के गिलास में 3/4 पानी भर के उसमें ये स्टिक्स डाल दें और इसको फ्रीजर में जमा दें। जब ये फ्रीजर में जमेगा तो आप जानते हैं कि जब पानी को जमाया जाता है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10% तक बढ़ जाता है। पहले 100 ml था तो अभी 110 ml हो जाएगा। लेकिन इसी प्रोसेस में बर्फ के मॉलिक्यूल्स जो हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, उस दालचीनी पे प्रेशर डालते हैं लो टेम्परेचर पे। इस प्रेशर पे, उस टेम्परेचर पे इसके अंदर से मेडिसिन निकल के बर्फ या पानी में आ जाती है और हमको यही मेडिसिन चाहिए। ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। एक बार जम जाए, दवाई पानी में आ गई या बर्फ में आ गई,
जब बर्फ जम गई तो बर्फ को बाहर निकाल दीजिए और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। बस आपकी दवाई तैयार है। दालचीनी को थूक के फेंक दीजिए, सॉरी चूस के फेंक दीजिए और पानी को पी लीजिए। दिन में 3 बार 2 दिन तक करें। सिस्ट गल जाते हैं और ओवरीज फ्रेश हो जाती है। और ये सारे इलाज हम कंसीविंग नेचुरली के लिए भी करते हैं और कंसीव करने वाले के एक्सपेक्टेंट मदर्स को और इवन फादर्स को भी हम ये काफी स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि वो ये सारे क्लींस करें, जिससे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अच्छे से बिहेव करें। और जिनको मां बनने की इच्छा है, हम निवेदन करेंगे कि इस इच्छा में थोड़ा सा सुधार करें, बजाय इसके कि उनकी इच्छा हो मां बनने की, वो इच्छा करें कि उनको सुंदर हृष्ट पुष्ट बच्चा मिले जो इतिहास बनाए। इसके लिए गर्भ धारण करने के पहले से ही शरीर को इतना अच्छा स्वस्थ तैयार करें कि यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हो। हमने सारी गाइडलाइंस आपको दे रखी हैं, बल्कि हम अभी अगले 10 मिनट में दे रहे हैं। इस पे प्रयोग करना आपका काम है। प्रयोग कीजिए और उसके बाद कोई प्रश्न हो तो हमको मेल कीजिए या हमारे आयोजकों को संपर्क कीजिए। दालचीनी के इस्तेमाल का एक मैंने तरीका ये बताया। दूसरा तरीका ये है कि दूध से दही जमाने के टाइम पे दालचीनी उसमें डाल दें। दूध से दही जमने के समय दालचीनी से मेडिसिन, दूध से दही जमने के समय दालचीनी की मेडिसिन बैक्टीरियल प्रोसेस से दही में आ जाती है। जमने के बाद दही को चूस के फेंक दें, दालचीनी को चूस के फेंक दें और दही को दिन में 3 बार 2 दिन के लिए इस्तेमाल कर लें, खा लें। ये मेडिसिन आपके पेट में पहुंच गई और असर तुरंत चालू हो जाएगा। कई लोगों को तो इतने चमत्कारी असर मिले हैं इसके कि मैं खुद हैरान रह जाता हूं कि ये होम रेमेडीज सब लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस। आपके फ्रिज में खाने का तमाम सामान रखा रहता है ना। आप अक्सर फ्रिज की सफाई करते वक्त देखती हैं कि पुराना क्या सामान रखा रह गया। इमेजिन कीजिए कि एक बड़ी कटोरी में दाल भरी रखी रह गई जो आपने देखी नहीं, और कितने दिन रखी रह गई? 3 हफ्ते रखी रह गई। आपने तो मान लिया कि फ्रिज में चीज खराब नहीं होती, लेकिन खराब तो होती है ना। कम होती है, धीमे धीमे होती है। जब आपको पता चलेगा कि ये 3 हफ्ते से रखी हुई थी, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उसको ऐसे ही खा लें तो आपको खट्टी लग सकती है, उसको फेंक दें, आपको लगता है कैसे फेंकें, या उसको नई बनाई हुई दाल में मिला दें। नई बनाई हुई दाल में मिला के नई दाल का टेस्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें आपकी बचत ये हो जाती है कि आपको दाल फेंकनी नहीं पड़ेगी, दाल काम में आ रही। यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस डायरेक्टली इसी बात से इफेक्टेड है कि अगर पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है और 2 चम्मच भी ब्लड अंदर रह गया, तो प्रकृति ने कोई व्यवस्था नहीं की हुई है अगले 21-22 दिन तक उसके निकलने की। और वो खून अंदर किस तरह से व्यवहार करेगा सोच के देखिए। वो जो दाल फ्रिज में पड़ी रहने की जगह अगर बाहर पड़ी रह जाए, क्योंकि बॉडी में फ्रिज नहीं है, बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट कर रही है। और यही कारण है कि हमारे कई प्रांतों में, खासतौर से राजस्थान में, उन 4 दिनों के लिए महिलाओं को अलग बिठा दिया जाता था। और अभी भी कई सभ्यताओं में उन 4 दिनों के लिए अलग बिठा देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अगर ब्लीडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो बॉडी फ्रेश हो जाती है। और अगर ब्लीडिंग में कुछ भी कमी हो रही है या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इन दोनों का काफी ज्यादा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। और आप जो भी मेडिसिन लें ब्लीडिंग को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए, वो सब आपको नुकसान कर रहे हैं। और तरीके बड़े आसान हैं। यूट्रस क्लीन में एक तो हम गेंदे के सुखाए हुए फूल को
उबाल के उसकी चाय बना के इस्तेमाल करते हैं और इससे ब्लीडिंग प्रॉपर हो जाती है। और एक बहुत ही डिफरेंट तरीका और है कि पेट के ऊपर कैस्टर ऑयल का लेप लगा के उसके ऊपर पॉलिथीन रखिए, उसके ऊपर हीटिंग पैड रखिए और ये गर्मी दिन में 2 बार 2 दिन के लिए दीजिए और इसके बाद क्लॉट्स वगैरह सब निकल जाते हैं, ब्लीडिंग स्मूथ हो जाती है और काफी ताजगी महसूस होती है। तो ये कहना था सेकेंड यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस के बारे में। अब हम आ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब क्लींस के बारे में। फैलोपियन ट्यूब क्लींस में हम ये सेल्फ मसाज होता है, आपको इनका डायरेक्शन पता चल जाएगा। इनके वीडियो हैं, ये वीडियो मेरे नहीं हैं, ये बाहरी साइट्स पे हैं और मुझे उसमें जरूरत नहीं लगी अपना कुछ एडिशन करने की, और ये करें। और ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेजेस कितना खर्चा आता है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। द क्वालिटी ऑफ बेबी इज सिग्निफिकेंटली कंप्रोमाइज्ड। हम तो वो मानते हैं कि नेचर ने तो बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाइयों के, प्राकृतिक माहौल में जन्म देने की बात की थी और हम कितना कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं इस पूरे प्रोसीजर को। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं चूकते चले जा रहे हैं। हम उसी के लिए रास्ता बताने की बात कर रहे हैं आपको। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्लींस है। इसके बाद मेरा लास्ट क्लींस एक और है, इसके लिए हम डूश यूज करते हैं। सॉरी, अच्छा दिया नहीं हुआ। वेजाइनल क्लींस के लिए हम एक डूश यूज करते हैं। वेजाइना में सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, लेकिन एक अक्सर ड्राइनेस की वजह से पूरी क्लीनिंग नहीं हो पाती है और यूटीआई वगैरह से सफर करती है लेडीज, उसके लिए डूश बिल्कुल रामबाण औषधि है। ये एक बार का वन टाइम एक्सपेंडिचर है 400-500 रुपए का, और उसके साथ ही साथ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ होता चला जाता है। अब हमने लास्ट, ये स्लाइड है हमारी कंसीव नेचुरली के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये मेरा क्लेम है कि अगर कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल स्पर्म काउंट 0 है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि शायद कहीं इंप्रूवमेंट हो जाए। अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, लेकिन फीमेल्स की कई प्रॉब्लम्स हमने देखा है कि क्लिनिक से सॉल्व हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। इसके आगे हमारे कुछ फोन नंबर दिए होंगे और ईमेल आईडी दिया होगा, जिसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने एक दिया हुआ है होमोलॉग्स के बारे में, ये जो पिछली स्लाइड थी। होमोलॉग के लिए मेरा कहना यह है कि मेल बॉडी ऑर्गन्स और फीमेल बॉडी ऑर्गन्स में जो डिफरेंसेस हैं जेनिटल्स के, उनकी ये लिस्ट है कि किस तरह से पेनिस क्लिटोरिस को सिंबलाइज करता है या लिंक करता है। तो वो लिस्ट है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि कंसीविंग के केस के लिए जो गायनिक क्लींस हैं वो जेंट्स को भी करने चाहिए, जिससे स्पर्म स्ट्रॉन्गर हो और हम ज्यादा अच्छा हेल्दी बेबी नेचुरली पा सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमने नंबर दिए हुए हैं। हाँ, और ये तो ही है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाएंगे नहीं तो फिर जीने का मकसद ही क्या रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि आप सब लोग अगले 3 दिन में लिवर क्लींस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओपन टू क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजर्स क्वेश्चंस ले लें। मैं नतमस्तक हो रही हूँ पीयूष जी आपके इस काम पर। बहुत गहरा काम किया है आपने और सच में ये सेशन अगर किसी को इस तरह की मदद कर सके, बहुत बहुत ऋणी रहेंगे हम। जब आप जुटी हुई हैं तो मदद होगी ही होगी, करने वाले आप लोग हैं। आपने बहुत गहरा काम किया है, बहुत गहरा। सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं सभी को धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके काम और आपके स्वभाव और आपके ओवरऑल इमोशनल मजा आया आपका तो मुझे आपके लिए सिर्फ एक लाइन सूझ रही है कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसे कुछ न चाहिए वही शहंशाह। ऐसे शहंशाह से आज हमारी मुलाकात हुई है।
आपके ऐसे ही काम थैंक जारी। यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी सेवाएं इसी तरह जारी कामना देती हूँ और आपसे सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फातिमा। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रणाम।